एक पल के लिए सोचिए, क्या हर वो काम जिससे किसी को नुकसान पहुंचे एक जुर्म होता है? मान लीजिए एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है पर मरीज को नहीं बचा पाता, या एक सैनिक जो अपने अफसर के आदेश पर गोली चलाता है। तो क्या ये लोग अपराधी हैं? देखिए, कानून की दुनिया में इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। आज हम उन्हीं कानूनी ढालों के बारे में जानेंगे जो कुछ ऐसे कामों को अपराध बनने से रोकती हैं, भले ही उनसे नुकसान हुआ हो। तो जैसा हमने देखा, एक जायज़ नुकसान और एक जुर्म के बीच की जो लकीर है वो बहुत बारीक हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि कानून ये फ़र्क तय कैसे करता है। चलिए आज उन खास सिचुएशंस को समझते हैं जहां कानून आपको सुरक्षा देता है, भले ही आपके काम से किसी को नुकसान पहुंच गया हो। इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जनरल एक्सेप्शंस आखिर होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि जब कोई सिर्फ अपने आदेश का पालन कर रहा हो तो क्या होता है। इसके बाद हम इरादे और एक्सीडेंट की अहमियत को समझेंगे, सहमति यानी कंसेंट की ताकत को जानेंगे और आखिर में आत्मरक्षा के हमारे सबसे बुनियादी अधिकार पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन सामान्य अपवादों या जनरल एक्सेप्शंस की। आप इन्हें कानूनी ढाल की तरह समझ सकते हैं। ये कुछ खास हालात होते हैं जिन्हें कानून पहचानता है और कहता है कि इन हालात में एक इंसान को क्रिमिनल चार्जेस से बचाया जा सकता है, भले ही उसके काम से किसी को नुकसान हुआ हो। मोटे तौर पर देखें तो ये जो ढाल हैं ये 4 तरह की होती हैं। पहली, वो काम जो कानून की नज़र में ही सही हैं, मतलब जस्टिफाइबल हैं। दूसरी, वो सिचुएशन जहां काम करने वाले की अपनी मर्जी ही नहीं थी, कोई मजबूरी थी। तीसरी, जब किसी का इरादा ही नहीं था जुर्म करने का या उससे पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है। और चौथी, वो काम जो बस एक हादसा थे, एक एक्सीडेंट। तो आइए पहली ढाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो काम है जो इसलिए माफ कर दिए जाते हैं क्योंकि वो कानून के दायरे में या किसी अधिकारी के आदेश पर किए गए होते हैं। कानून की धारा 14 एक बहुत सीधी सी बात कहती है, अगर कानून ही आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो काम जुर्म नहीं हो सकता। इसमें तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी शामिल है। मतलब अगर कोई पुलिस वाला अच्छी नीयत से किसी गलत इंसान को पकड़ लेता है ये सोचकर कि वही मुजरिम है, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एक सैनिक का जिसे हुक्म मिलता है कि वो भीड़ पर गोली चलाए। अगर वो हुक्म कानूनी तौर पर सही है तो उस सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया, वो सिर्फ अपने अफसर के आदेश का पालन कर रहा था। ये एक बहुत जरूरी बात दिखाता है, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि किन हालात में हुआ। अब सिर्फ आदेश और कानून ही नहीं, किसी भी काम के पीछे इंसान की मानसिक स्थिति, उसकी नीयत, ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। कानून हमेशा ये देखने की कोशिश करता है कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या उसका इरादा जुर्म करने का था या वो बस एक हादसा था। यहीं पर दुर्घटना और जरूरत जैसे सिद्धांत काम आते हैं। जरा इस लकड़हारे वाले उदाहरण के बारे में सोचिए। वो पूरी सावधानी से लकड़ी काट रहा है और अचानक कुल्हाड़ी का फल निकलकर किसी को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये कोई जुर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी का इरादा गलत नहीं था, ये एक दुखद हादसा था और कानून इरादे और हादसे के बीच इस फर्क को अच्छे से समझता है। अब ये जरूरत का सिद्धांत वाला मामला और भी दिलचस्प है। यहाँ जहाज का कप्तान एक नामुमकिन चुनाव का सामना कर रहा है, एक बड़ा नुकसान रोकने के लिए एक छोटा नुकसान करना। कानून समझता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में कप्तान का इरादा किसी को मारना नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाना था। कानून बच्चों की उम्र को लेकर भी बहुत साफ है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे को तो ये माना ही जाता है कि वो कोई जुर्म कर ही नहीं सकता, और 7 से 12 साल के बच्चे के लिए सवाल ये उठता है कि क्या उसे अपने काम के सही गलत होने की समझ थी। ये कानून का एक बड़ा सिद्धांत दिखाता है कि क्रिमिनल जिम्मेदारी के लिए एक दिमागी समझ होना जरूरी है जो बच्चों में नहीं होती। अच्छा, तो नशे की हालत में किए गए जुर्म का क्या? यहाँ कानून एक बहुत बड़ी लकीर खींचता है। अगर किसी को उसकी जानकारी के बिना या जबरदस्ती नशा कराया गया हो तो ये एक बहुत मजबूत बचाव हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने अपनी मर्जी से नशा किया है तो कानून उसे कोई छूट नहीं देता। उसे ठीक वैसे ही जिम्मेदार माना जाएगा जैसे वो पूरे होश में था। अब बात करते हैं एक और बहुत ही पावरफुल कानूनी ढाल की, सहमति यानी कंसेंट।
कुछ मामलों में अगर जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है उसने उस काम के लिए अपनी रजामंदी दी थी, तो काम करने वाला इंसान आपराधिक जिम्मेदारी से बच सकता है। इसके लिए एक सर्जन का उदाहरण सबसे अच्छा है। एक डॉक्टर मरीज की जान बचाने की नीयत से उसकी सहमति लेकर एक रिस्की ऑपरेशन करता है। अगर इस कोशिश में मरीज की जान चली भी जाती है तो डॉक्टर अपराधी नहीं है। यहाँ दो बातें सबसे जरूरी हैं, नेक इरादा और मरीज की सहमति। लेकिन हाँ, सहमति का मतलब ये नहीं कि ये कोई ब्लैंक चेक है। कानून बिल्कुल साफ कहता है, डर में, धोखे में या दबाव में ली गई सहमति कोई सहमति नहीं होती। और न ही उस इंसान की सहमति का कोई मतलब है जो ये समझने की हालत में ही न हो कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रहा है, जैसे कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या एक छोटा बच्चा। और अब हम पहुंचते हैं सबसे मजबूत और शायद सबसे नाटकीय कानूनी ढाल पर, यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये वो अधिकार है जो कानून हर इंसान को अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए देता है। देखिए, धारा 35 एक बहुत बुनियादी हक की बात करती है। हम सभी को अपने शरीर की, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का हक है, और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी। कानून हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी आपराधिक हमले के खिलाफ खुद को और दूसरों को बचाएं। ये अधिकार मुख्य रूप से दो तरह की सुरक्षा देता है। एक, शरीर की रक्षा, मतलब किसी भी तरह के फिजिकल हमले से बचाव, और दूसरा, संपत्ति की रक्षा, जैसे कि चोरी, डकैती या घर में जबरदस्ती घुसने जैसे अपराधों से बचाव। और यहीं पर कानून अपने सबसे सीरियस मोड पर आता है। कुछ बहुत ही गंभीर हालात में आत्मरक्षा में किसी की जान लेना भी जायज माना जा सकता है। अगर किसी को ये डर है कि उसकी जान जा सकती है या उसे बहुत गहरी चोट लग सकती है, या फिर किसी पर यौन हमला हो रहा हो या अपहरण की कोशिश हो, तो कानून उसे अपनी रक्षा करने की इजाजत देता है, भले ही इसमें हमलावर की मौत क्यों न हो जाए। लेकिन इस ताकतवर अधिकार की एक बहुत जरूरी सीमा भी है, और वो है आनुपातिकता, यानी प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब आप आत्मरक्षा में उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना खतरा है। जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करना एक रक्षक को अपराधी बना सकता है। सीधी सी बात है, किसी को एक सेब चुराने के लिए जान से नहीं मारा जा सकता। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, एक जायज बचाव और गैर कानूनी हिंसा के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ है? जैसा कि हमने देखा, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये हर केस के हालात पर निर्भर करता है कि नीयत क्या थी, हालात क्या थे, और क्या इस्तेमाल की गई ताकत जरूरत के हिसाब से थी। और यही चीज कानून को इतना दिलचस्प बनाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें न्याय की असली प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।